एक वक्त था जब अफ्रीका दुनिया का सबसे अमीर इलाका था। माली का मनसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान था, जिसकी दौलत का आज के हिसाब से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जिम्बाब्वे में पत्थर के शहर थे। इथोपिया में ऐसी सभ्यता थी जिसे यूरोप ने कभी छुआ भी नहीं था। फिर अफ्रीका में यूरोप आया और अफ्रीका की वो दौलत, वो ताकत, वो पूरी तारीख छीन ली। 1884 में बर्लिन में एक बैठक हुई। यूरोप के तमाम बड़े मुल्क एक मेज़ पर बैठे और उन्होंने नक्शे पर लकीरें खींचकर पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया, जैसे कोई अपनी ज़मीन बांट रहा हो। उस पूरी बैठक में एक भी अफ्रीकन नहीं था। उस बैठक का नाम था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। आज 140 साल बाद वही खेल फिर शुरू हो गया है। बस इस बार मेज़ पर नक्शे की जगह ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं और तलवार की जगह डिफेंस डील्स हैं। और इस नए स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में फ्रांस ने अपना अगला दांव केन्या पर लगाया है, एक ऐसे मुल्क पर जिसे अफ्रीका के कई मुल्क लात मार कर निकाल चुके हैं। आज की पूरी कहानी यही है और ये कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 1884 की उस बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका को बांटा गया तो फ्रांस को मिला एक बहुत बड़ा हिस्सा। वेस्ट अफ्रीका और साहिल का पूरा इलाका, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेनेगल, आइवोरी कोस्ट, ये सब फ्रेंच कॉलोनीज बन गए। और ये सिलसिला फॉर्मली तो 1960 के आसपास ख़त्म हो गया जब इन मुल्कों को आज़ादी मिली, लेकिन असल में ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी फ्रेंच फ़ौजें वहाँ तैनात रहीं। फ्रेंच कंपनीज उनका तेल, सोना और यूरेनियम निकालती रहीं। वहाँ की सरकारें फ्रांस की मर्ज़ी से चलती रहीं। यहाँ तक कि इन मुल्कों की करेंसी, जिसे CFA फ्रैंक कहते हैं, वो भी फ्रांस के कंट्रोल में थी। यानी ये मुल्क नाम के आज़ाद थे, हकीकत में नहीं। 1884 में जो बर्लिन में नक्शे पर लकीरें खींची गई थी, वो लकीरें अलग अलग शक्लों में आज भी मौजूद थीं। लेकिन एक दिन इन मुल्कों के लोगों का सब्र टूट गया। माली में लोग थक चुके थे, बुर्किना फासो में गुस्सा उबल रहा था, नाइजर और चाड में बेचैनी थी। सोचिए कि दशकों तक फ्रांस वहाँ रहा, फिर भी इनसिक्योरिटी बढ़ती रही, गरीबी बढ़ती रही और रिसोर्सेज का फ़ायदा अफ्रीका को नहीं बल्कि फ्रांस को होता रहा। ये वही पुरानी कहानी थी जो 1884 से चली आ रही थी, बस नए लिबास में थी। एक के बाद एक इन मुल्कों में नई हुकूमतें आई जिन्होंने फ्रांस से कहा कि तुम्हारी फ़ौजें यहाँ नहीं चाहिए, तुम्हारे डिफेंस एग्रीमेंट्स यहाँ नहीं चाहिए, अब यहाँ से जाओ। सड़कों पर फ्रेंच फ्लैग्स जलाई गई, लोगों ने जश्न मनाया और फ्रांस को निकलना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, 1884 में जिन लोगों ने अफ्रीका को बांटा था वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे और फ्रांस ने भी हार नहीं मानी। उसने बस एक काम किया, नक्शे पर उंगली घुमाई और एक नई जगह पर रोक दी। वो जगह थी केन्या। अब ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि फ्रांस ने आखिर केन्या को ही क्यों चुना। केन्या का फ्रांस के साथ कोई कॉलोनियल इतिहास नहीं है। केन्या ब्रिटिश कॉलोनी था, इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क है और फ्रांस के उस पुराने फ्रैंकोफोन अफ्रीका का हिस्सा कभी नहीं रहा। तो फिर फ्रांस की नज़र यहाँ क्यों पड़ी? इसका जवाब उस पुरानी सोच में है जो 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस के वक्त से चली आ रही है कि जो मुल्क स्ट्रेटजिक लोकेशन कंट्रोल करता है वो दुनिया की ताकत कंट्रोल करता है। 1884 में यूरोप ने अफ्रीका की ज़मीन के लिए होड़ लगाई थी और आज ये होड़ समुंदर के रास्तों के लिए लग रही है। 2026 में एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को ये सबक दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गुजरता है। बस एक रास्ते पर पाबंदी लगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। तेल के दाम आसमान छूने लगे, मार्केट में हड़कंप मच गया। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि आज की असली ताकत मिसाइल्स में नहीं, समुंदर के रास्तों में है। जो मुल्क इन रास्तों को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। अब केन्या की ज्योग्राफी भी देखिए। केन्या की कोस्ट लाइन करीब 600 किलोमीटर लंबी है जो सोमालिया से तंजानिया तक फैली हुई है। इसकी लोकेशन
पश्चिमी इंडियन ओशन में है, जो डायरेक्टली गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के रूट से जुड़ती है। यानी केन्या वो दरवाज़ा है जो मिडिल ईस्ट से आने वाले समुद्री रास्तों को ईस्ट अफ्रीका से कनेक्ट करता है। 1884 में ज़मीन के लिए स्क्रैम्बल था, आज समुंदर के लिए स्क्रैम्बल है। खेल वही है, मैदान बदल गया है। 11 और 12 मई 2026 को नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड समिट हुआ। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन खुद आए। केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूतो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए। ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कॉपरेशन, एग्रीकल्चर, ब्लू इकोनॉमी, सब कुछ 21वीं सदी के लैंग्वेज में, म्यूचुअल ग्रोथ और इक्वल पार्टनरशिप के नाम पर। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, ये फ्रांस अफ्रीका समिट पहली बार किसी पुरानी फ्रेंच कॉलोनी के बाहर हुआ। इसकी वजह यह है कि वेस्ट अफ्रीका में अब फ्रांस का नाम लेते ही लोग गुस्से में आ जाते हैं। वहाँ ये समिट हो ही नहीं सकती है। समिट के साथ साथ केन्या की पार्लियामेंट ने फ्रांस के साथ एक 5 साल की डिफेंस एग्रीमेंट भी अप्रूव की, जिसमें पीस कीपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल थे। रिपोर्ट्स आई कि सैकड़ों फ्रेंच सोल्जर्स मोम्बासा के पोर्ट पर उतरे और एक नेवल बेस बनाने की भी बात हो रही है। लेकिन उस डिफेंस एग्रीमेंट में एक ऐसी बात थी जिसने केन्या में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उस डील में एक क्लॉज था जो कह रहा था कि अगर कोई फ्रेंच सोल्जर केन्या में कोई जुर्म करे तो केनियन कोर्ट्स उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। यानी फ्रेंच सोल्जर्स को पूरी इम्यूनिटी मिलेगी, वो जो भी करें केनियन कानून उन्हें छू नहीं सकता। केन्या के ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स और एडवोकेट्स फौरन आगे आए। ACCPA नाम की एक एडवोकेसी ग्रुप के मछारिया मावंगी ने कहा कि केनियन कोर्ट्स पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी को भी सोवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और फ्रांस को केन्या के कानूनी सिस्टम की हकीकत समझनी होगी। इस पूरे मामले में केन्या का डर सिर्फ ऊपर ऊपर ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, उसके पास एक बहुत दर्दनाक अपना तजुर्बा भी है। ब्रिटिश आर्मी केन्या में दशकों से ट्रेनिंग करती रही है और उन सोल्जर्स पर सीरियस एलिगेशंस हैं, सेक्सुअल अब्यूज़, किलिंग्स और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। सबसे चर्चित मामला 2012 का है, जब एग्नेस वेजुरी नाम की एक 21 साल की लड़की का ब्रिटिश फोर्सेस के ट्रेनिंग कैंप के पास मर्डर हो गया। एक ब्रिटिश सोल्जर अब उस केस में एक्स्ट्राडिशन फेस कर रहा है। केन्या की पार्लियामेंट की एक इंक्वायरी ने ब्रिटिश ट्रूप्स को ऑक्युपाइंग प्रेजेंस तक कहा है और अब वही डर फ्रांस के साथ है। मवांगी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि जो साहिल में हुआ वो केन्या में भी हो। ये वही पुरानी कहानी है। 1884 में जब यूरोपीय फौजें अफ्रीका आई तो इम्यूनिटी लेकर आई, जो भी किया कोई जवाबदेही नहीं। 140 साल बाद वही क्लॉज, वही इम्यूनिटी, बस नए एग्रीमेंट में। अब एक ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं है। 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में सिर्फ फ्रांस नहीं था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, बेल्जियम था, पुर्तगाल था, इटली था, पूरा यूरोप था। सब ने मिलकर अफ्रीका को बांटा था। आज भी यही हो रहा है, बस पार्टिसिपेंट्स बदल गए हैं। चाइना है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए अफ्रीका में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि उसकी कंपनीज हुआवे और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन अफ्रीका के टेलीकम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन चुकी है। रशिया है जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये सब अफ्रीका की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? इसलिए कि अफ्रीका के पास वो सब कुछ है जो 21वीं सदी की दुनिया को चाहिए। लिथियम चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तो अफ्रीका के पास है। कोबाल्ट चाहिए बैटरीज के लिए तो अफ्रीका के पास है। यूरेनियम चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए तो अफ्रीका के पास है। और 2050 तक दुनिया का हर चौथा इंसान अफ्रीकन होगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा यंग कंज्यूमर मार्केट अफ्रीका में होगा। मनसा मूसा के वक्त माली इसलिए अमीर था क्योंकि उसका सोना माली में प्रोसेस होता था, माली में इस्तेमाल होता था, माली की इकोनॉमी को ताकत देता था। फिर यूरोप आया और वो सोना यूरोप जाने लगा रॉ शक्ल में, बिना प्रोसेस किए, और अफ्रीका गरीब होता गया। आज भी यही हो रहा है।
बस सोने की जगह लिथियम, कोबाल्ट और यूरेनियम ने ले ली है। जिम्बाब्वे के पास दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व हैं, लेकिन वो लिथियम जिम्बाब्वे से रॉ निकलती है, प्रोसेस होती है चाइना या यूरोप में, बैटरी बनती है वहीं, इलेक्ट्रिक कार या स्मार्टफोन में लगती है अमेरिका में, और प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं रहता है। जिम्बाब्वे को मिलता है सिर्फ कच्चे माल का एक छोटा सा दाम। यही कहानी है केन्या के एवोकाडो की, जो यूरोप की सुपरमार्केट्स में जाकर बड़े दामों पर बिकता है, लेकिन केन्या के किसान को बहुत कम मिलता है। यही कहानी है घाना और आइवरी कोस्ट के कोकोआ की, कॉन्गो के कोबाल्ट की और साउदर्न अफ्रीका के लिथियम की। मल्टीनेशनल कंपनीज रिफाइनिंग करती हैं, शिपिंग करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं और सारा प्रॉफिट बाहर जाता है। अफ्रीका रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर वापस इंपोर्ट करता है। तो क्या अफ्रीका कभी इस साइकिल से बाहर निकल सकता है? एक उम्मीद की बात भी है। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, जिसमें केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और दूसरे मुल्क शामिल हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाहिर तौर पर बहुत ताकतवर है। एक यूनाइटेड ईस्ट अफ्रीका अगर मिलकर बात करे तो वो फ्रांस से, चाइना से, रशिया से, किसी से भी बराबरी की शर्तों पर निगोशिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिस में ये एकता दिखाई नहीं देती। हर मुल्क अलग अलग बाईलैटरल डील्स करता है, एक दूसरे से compete करता है और बाहरी ताकतें इसी डिवीज़न का फ़ायदा उठाती हैं। 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ था। अफ्रीका के मुल्क आपस में बिखरे हुए थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे और यूरोप ने इसी का फ़ायदा उठाया। डिवाइडेड अफ्रीका को बांटना आसान था, यूनाइटेड अफ्रीका को नहीं। ये वही पुरानी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी है, बस अब कॉलोनियल फ्लैग्स की जगह ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। पहली ज़रूरत यह है कि अफ्रीका रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना बंद करे और ख़ुद प्रोसेस करे, ताकि लिथियम की बैटरी अफ्रीका में बने और कोकोआ से चॉकलेट अफ्रीका में बने। दूसरी ज़रूरत यह है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी आए तो अफ्रीका डिमांड करे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि डिपेंडेंसी नहीं बल्कि कैपेबिलिटी बने। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफ्रीका एक आवाज़ में बात करे, ताकि जब फ्रांस आए, जब चाइना आए, जब कोई भी आए तो अफ्रीका के मुल्क मिलकर एक स्ट्रेटजी से डील करें। तो दोस्तों, 1884 में बर्लिन में जो खेल शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। चेहरे बदले, ज़बान बदली, तरीका बदला, लेकिन खेल नहीं बदला। अफ्रीका का सबसे बड़ा सवाल वही है जो मनसा मूसा के ज़माने से पूछा जाता रहा है। अफ्रीका की ज़मीन, अफ्रीका के रिसोर्सेज और अफ्रीका के लोगों की मेहनत किसके काम आएगी? बाहर वालों के या अफ्रीका के अपने लोगों के? 1884 में अफ्रीका के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी, आज है। सवाल यह है कि क्या अफ्रीका इस ताकत को पहचानेगा?